कभी कभी इतिहास की पूरी कहानी ना बस एक पन्ने में सिमट जाती है। आज हम एक ऐसे ही पन्ने को पलटने वाले हैं। सीताराम सेक्सरिया की डायरी का वो पन्ना जिसने 26 जनवरी 1931 के दिन को कलकत्ता के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। हमारी कहानी का जो आधार है वो है ये ठोस सबूत, सीताराम सक्सेरिया की डायरी। ये सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द नहीं है, ये उस दिन का, उस लम्हे का आंखों देखा हाल है। लेकिन सवाल तो यही है ना, कि आखिर 26 जनवरी 1931 को हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि इसे अमर दिन का दर्जा मिल गया? चले इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर के भारत में। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली तारीख नहीं थी। ये वो दिन था जब ब्रिटिश हुकूमत की नाफरमानी और आज़ादी के संकल्प की एक बहुत मजबूत नींव रखी जा रही थी। देखिए, हमें ये याद रखना होगा कि बात 1931 की हो रही है, असल आज़ादी मिलने से कई साल पहले। असल में ये दिन 26 जनवरी 1930 की सालगिरह थी। वो ऐतिहासिक दिन जब पहली बार पूरे देश ने एक साथ मिलकर पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी तरह से आज़ादी का ऐलान किया था। और ये सब कुछ अपनी डायरी में लिख कौन रहा था? वो थे सीताराम सेक्सरिया। वो सिर्फ एक व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। तो सोचिए, उनकी डायरी कोई आम डायरी नहीं, ये तो सीधे आंदोलन के दिल से निकली हुई एक रिपोर्ट जैसी है। तो चलिए अब उस दिन की सुबह में चलते हैं, देखते हैं कि क्या तैयारियां हो रही थीं, कैसे पूरा कोलकाता शहर एक अलग ही जोश, एक अलग ही उम्मीद के साथ जाग रहा था। जरा इस सन नंबर पर गौर कीजिए, 2000 रुपए। आज शायद ये रकम बड़ी ना लगे, लेकिन 1931 में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और ये पैसा सिर्फ प्रचार पर, मतलब सिर्फ लोगों तक बात पहुंचाने पर खर्च किया गया था। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा जलसा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े जन आंदोलन की तैयारी चल रही थी। एक बार उस दिन के माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। डायरी में लिखा है कि शहर को ऐसे सजाया गया था जैसे मानो आज़ादी सच में मिल ही गई हो। बड़ा बाजार का तो ये हाल था कि शायद ही कोई इमारत होगी जिस पर तिरंगा न लहरा रहा हो। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये उम्मीद थी और साथ ही साथ ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो तो टकराव तो होना ही था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये जश्न ब्रिटिश राज के लिए एक सीधी सीधी चुनौती बन जाता है। और ये टकराव कोई छुपा हुआ नहीं था, बल्कि एकदम आमने सामने का था। एक तरफ पुलिस कमिश्नर का नोटिस चिपका दिया गया कि भाई कोई भी मीटिंग या जलसा किया तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, और दूसरी तरफ काउंसिल का ऐलान कि ठीक शाम 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा और सबको आना है। मतलब ये तो ताकत का सीधा सीधा प्रदर्शन था। जैसे जैसे दिन चढ़ा, माहौल में तनाव भी बढ़ता गया। सुबह 6 बजते ही पुलिस ने मॉन्यूमेंट जैसी बड़ी जगहों को घेर लिया, पर लोग कहां रुकने वाले थे? अविनाश बाबू जैसे लोगों ने श्रद्धानंद पार्क में झंडा फहराने की कोशिश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कमाल की बात तो यह थी कि मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने भी अपना अलग झंडा वंदन समारोह किया। दोपहर तक तो पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स को पकड़ लिया गया था, लेकिन लोगों का हौसला वो बिल्कुल नहीं टूटा। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो इस दिन का क्लाइमैक्स था। वो लम्हा जब मॉन्यूमेंट पर लाठियों की आवाज और वंदे मातरम के नारे एक साथ गूंजने वाले थे। शाम के 4:10 हुए थे और तभी हजारों की भीड़ को चीरता हुआ एक जुलूस आगे बढ़ा, जिसके सबसे आगे थे सुभाष चंद्र बोस। बस उनके पहुंचते ही पूरे माहौल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। अब दिन का सबसे अहम पल आ चुका था। पुलिस ने तुरंत रास्ता रोक लिया, उन्हें पीछे हटने को कहा गया, पर सुभाष बाबू का जवाब एकदम साफ और दो-टूक था। आगे बढ़ना है, बस ये 2 शब्द। और इन 2 शब्दों में उस दिन की, उस आंदोलन की पूरी जिद, पूरा संकल्प छुपा हुआ था। बस फिर क्या था? पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बेरहमी से लाठियां बरसने लगी। डायरी में लिखा है कि सुभाष बाबू को भी बहुत चोटें आईं, लेकिन वो एक ही नारा लगाते रहे, वंदे मातरम। और उनकी ये आवाज भीड़ में एक नया जोश, एक नई हिम्मत भर रही थी। लेकिन इस पूरे हंगामे और मारपीट के बीच एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। महिलाएं। वो निडर होकर आगे बढ़ीं, मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गईं और उन्होंने न सिर्फ तिरंगा फहराया, बल्कि आज़ादी की प्रतिज्ञा को जोर जोर से पढ़ा।
सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा और हिम्मत वाला काम रहा होगा। 105। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उस दिन गिरफ्तार हुई महिलाओं की संख्या है। कलकत्ता के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं, कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ गिरफ्तारी देने के लिए आगे आई हों। ये अपने आप में एक नया इतिहास था जो उसी पल लिखा जा रहा था। तो सवाल यह है कि इस अभूतपूर्व, इस यूनिक दिन का नतीजा क्या निकला। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इस दिन की क्या कीमत चुकाई गई और इसकी विरासत क्या रही। जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आंकड़े देखिए, करीब 200 लोग घायल हुए थे। इनमें से 160 की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। और जैसा हमने देखा, 105 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। ये नंबर नहीं है, ये उस दिन किए गए बलिदान का सबूत है। और ये सब सिर्फ जोश जोश में नहीं हो रहा था, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी थी। डॉक्टर दासगुप्ता ने घायलों का इलाज तो किया ही, साथ ही उनकी तस्वीरें खिंचवाने का भी इंतजाम किया। क्यों? ताकि ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का ये पक्का सबूत पूरे देश को दिखाया जा सके, ताकि सब लोग सरकार का असली चेहरा देख सकें। और आखिर में सीताराम सेक्सरिया अपनी डायरी का वो पन्ना इन शब्दों के साथ खत्म करते हैं। वो लिखते हैं, कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहां कोई काम नहीं हो रहा है, वो आज धुल गया। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं था। ये कलकत्ता के आत्मसम्मान की, उसकी इज्जत की लड़ाई थी जो उस दिन जीत ली गई थी। कोलकाता का ये अमर दिवस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब समाज एक मकसद के लिए संगठित हो जाए, एक साथ खड़ा हो जाए, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक सकती है? सीताराम सेक्सरिया की डायरी का वो पन्ना तो शायद पलट गया, पर यह सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है।